विशेष रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में बनी है, लगातार जनजाति और पिछड़े वर्गों का संविधान प्रदत्त आरक्षण ही शून्य और निष्प्रभावी किया जा रहा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस तक उतारू है कि जो भारत सरकार के निर्देश पर बजट में प्रावधानित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान था या ट्राइबल कंपोनेंट प्लान था, उसके तहत बजट का मात्राकृत यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के अनुपात में बजट के धन में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के नाम पर धन अलग से आवंटित कर दिया जाता था। उसी क्रम में भारत सरकार ने इकतीस अक्टूबर 2005 को एक शासनादेश जारी किया। वो योजना आयोग भारत सरकार का पत्र था, जिसमें निर्देश दिया गया, राज्य सरकारों को निर्देश था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आबादी के सापेक्ष स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत आवंटित धन से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों का सर्वांगीण उत्थान और विकास के लिए अलग से धन प्रावधानित किया जाए। और उसी क्रम में उसमें गाइडलाइन दिया गया था कि बजट वर्ष 6 और 7 से दिए गए निर्देश के क्रम में योजना को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाए, जिसके क्रम में समय समय पर प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश के क्रम में एक दूसरा पत्र आया 5 जुलाई 2007 को, जिसमें ये निर्देश था कि जिन क्षेत्रों में, जनपदों में या विशेष क्षेत्र विशेष में 50% या 50% से अधिक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की आबादी है, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें भारत निर्माण के अंतर्गत स्कूल, अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग के साथ साथ एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी स्मॉल ट्रैक्टर्स, अन्य कृषि उपयंत्र संयंत्र, यहाँ तक कि पंपिंग सेट, विद्युतीकरण, सीड्स, पेप्टिसाइड, उर्वरक आदि का भी विशेष प्राविधान करने का निर्देश था। और साथ ही साथ इनकी त्रिस्तरीय समय समय पर एग्जामिन करने का काम जिले स्तर पर जिलाधिकारी को, प्रदेश स्तर पर विभागीय मंत्री के नेतृत्व में गठित कमेटी को, जिले में जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित कमेटी को और विकास खंड में बीडीओ के नेतृत्व में गठित कमेटी को एक जांच समिति बनाई। यानी त्रिस्तरीय जांच समिति के माध्यम से समय समय पर इसके पर्यवेक्षण के कार्य सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था दी गई।
जिसके क्रम में अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर में स्पेशल कंपोनेंट के द्वारा दिए गए धन से मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हुआ और भारत सरकार के निर्देश के क्रम में जो स्पेशल कंपोनेंट का प्लान के धन से आवंटित धन से निर्माण हुआ विद्यालय मेडिकल कॉलेज, उसमें 70% आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों को किया गया, क्योंकि वो धन ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के डेवलपमेंट के लिए निर्धारित धन से था। इसलिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान योजना के तहत बने हुए मेडिकल कॉलेजों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 70% का आरक्षण किया गया। केंद्र के कोटे में 15% और पिछड़े वर्गों के लिए 15%, यानी जनरल के लिए 15% और 15% बैकवर्ड क्लास के लिए, से 70% अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। वो इसलिए कि वो धन ही SC/ST डेवलपमेंट कोटे के पैसे से मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया गया। इन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में 70% धन स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल कंपोनेंट प्लान का धन लगा हुआ है। मात्र 30% धन इसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का। लेकिन अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी और RSS ने मिलकर के अपने ही किसी व्यक्ति द्वारा एक रीट करा दिया और इसको चैलेंज दिया गया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये वैध नहीं है। जबकि EWS को 10% आरक्षण दिया गया, अगर वो वैध है तो पूर्व से दिया गया आरक्षण ये अवैध कैसे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी 80% माइनॉरिटीज स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन आज भी है। तमिलनाडु में भी आरक्षण 70% तक आज भी है। तो अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मद के धन से बना हुआ मेडिकल कॉलेज है और भारत सरकार के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज मेडिकल कॉलेज, जालौन मेडिकल कॉलेज और सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 70% सीटें आरक्षित की, तो अवैध कैसे? यानी RSS और भाजपा पूरी तरीके से दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी काम कर रही है। यद्यपि भारतीय संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए प्रदत्त आरक्षण को तो पहले से ही ये शून्य निष्प्रभावी कर रही है, लेकिन भारत सरकार के निर्देश के क्रम में 2012 के अंतर्गत जो मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कराया और जिसमें ये कक्षाएँ चली, उसी क्रम में 70% आरक्षण का अनुपालन उत्तर प्रदेश की सरकारें कोई भी नहीं अब तक कर रही थी। एकाएक RSS और भाजपा ने इस आरक्षण को भी खत्म कराने की एक साजिश रची, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल कंपोनेंट प्लान के पैसे से 70% धन से ये मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 70% आरक्षण भी वैध है, कानूनन वैध है। भारत सरकार का निर्देश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर 2009 में बजट प्रावधानित किया है और उस बजट के क्रम में ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। इसलिए इन SC स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ST स्पेशल कंपोनेंट प्लान के मद से बनाए गए इन चारों मेडिकल विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रदत्त आरक्षण के साथ किसी प्रकार से खिलवाड़ न किया जाए, उसको ख़त्म करने की नापाक कोशिश न की जाए।
अन्यथा भाजपा का जो दलित आदिवासी पिछड़ा विरोधी चेहरा है वो सबके सामने खुल करके आ जाएगा। इसलिए समय रहते मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं। और विशेष रूप से हमें यह भी जानकारी मिली कि आरएसएस भाजपा ने जो साजिश करके इसमें माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कराई है, क्योंकि जितने भी अधिकतम स्टैंडिंग काउंसिल या उनके चीफ एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल ये ज़्यादातर आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। आरएसएस बैकग्राउंड होने के नाते इस तरीके के मामले में वो सही तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के सामने नहीं रखते हैं, जिसके अभाव में न चाहते हुए भी ऐसे निर्णय हो जाते हैं जिससे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए चलाए गए सरकार की योजनाएं प्रभावित होती हैं। इसीलिए मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि जो भी सरकार की तरफ से इस प्रकार के केस की, अन्यथा बड़े पैमाने पर इससे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों का अहित होगा। इसीलिए आज ये मेरी मांग है कि जिसमें SC ST के लिए 70% का आरक्षण, OBC के लिए 15% का आरक्षण और जनरल के लिए 15% का आरक्षण की व्यवस्था भारत सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इन उल्लिखित चारों मेडिकल कॉलेजों में सुनिश्चित किया है, उसको यथावत बहाल रखा जाए, किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ न किया जाए। यह साजिश के तहत कोई याचिका पड़ी भी है तो चीफ इंजीनियरिंग काउंसिल, स्टैंडिंग काउंसिल या संबंधित गवर्नमेंट की तरफ से पैरवी करने वाले वकीलों को इस बात की हिदायत दी जाए कि सरकारी पक्ष मजबूती से रखें। 22-23 का है। पहले लोअर कोर्ट के पहले वो तमाम थानों में FIR करने की कोशिश की, नहीं हुई, लोअर कोर्ट में गए। लोअर कोर्ट ने भी उनकी FIR करने की एप्लीकेशन खारिज कर दी। उसके बाद MP MLA कोर्ट में गए, शायद वहाँ पर उनको FIR करने का निर्देश मिल गया है, अभी मेरे संज्ञान में है। क्योंकि मैं कानून में विश्वास करता हूँ, न्यायपालिका में विश्वास करता हूँ, कानूनी तौर पर उसमें क्या करना उचित होगा, उचित अवसर पर उचित कार्रवाई करने का प्रयास करूँगी।